ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज द 18th लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट मी स्विच ऑन द स्क्रीन शेयरिंग फॉर यू। आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है? बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? सर, यस सर। चल, अब देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी घबराने वाली चीज नहीं है। यहाँ से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है। इसको बिल्कुल देख के डरना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, क्या बात लिखेगी, बस ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहे हैं। ये पढ़ना तो हमको आसान ही चीजें हैं। ठीक, अभय वास ने पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ, पढ़िए। E. Schrodinger introduced mathematical concept of wave-particle dualism to the electron in an atom by considering electron as a standing wave. अब देखिए, जैसे कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की वैल्यू निकल कर आती है। ऐसे ही अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना गया है। तो इसको एक वेव माना गया है जो इसका 3 डायमेंशनल मोशन है। तो इसको हम बोलते हैं, लिखते तो ये है PSI, प्रोनाउंस ऐसे करते हैं साय। प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, हिंदी में लिख दिया है मैंने साय, साय। ठीक, प्रोनाउंस करते हैं हम इसको साय। अब ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये साय जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव, मतलब एक ऐसी वेव जिसका वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो वेव का एक्स डायरेक्शन में मोशन एनालाइज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन एनालाइज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में मोशन एनालाइज हो रहा है। तो अगर जैसे मैं ये लिख दे रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखिए। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया है मैंने, बहुत ध्यान से देखिए। तो भाई दीपाली, dy बाई dx क्या होगा बताइए? दीपाली, आवाज आ रही है? दीपाली, कैन यू हियर मी? चलिए भाई, अनुश्री आप बताइए, dy बाई dx क्या होगा? सर 2x। 2x होगा। ठीक, अगर अब मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z भी है। तो अब अगर हम ये लिख रहे हैं डेल y बाई डेल x, ऐसे करके लिख रहे हैं, ये डेल y बाई डेल x का क्या मतलब होता है कि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग y with respect to x keeping z कांस्टेंट। z को हमने कांस्टेंट मान लिया, यस सर। डेल y बाय डेल x है। तो अब देखिए, z तो कांस्टेंट मान रखा है। यस सर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। 2x। अब ऐसे अगर कोई आपसे कहता कि ये निकालो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड है, बट अब आपसे कोई कहता है डेल y बाई डेल z निकालिए, डेल y बाई डेल z निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट तो x स्क्वायर ही हो जाता, और सर z x का स्क्वायर ही डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या हो जाता? z का डिफरेंशिएशन dy बाई dz 1 मतलब हो क्या जाता होगा? सर, 1 हो जाता। ये ऐसे करके आ जाएगा। यस। अब यहाँ पर भी यही है इसको हम बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं डेल y अपॉन डेल x, और इसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस। इसको हम बोलते हैं
ओ भाई, this is known as partial differentiation. Yes, sir. Del y by del x, it is known as partial differentiation. Partial differentiation, partial differentiation का मतलब वही है कि आप एक चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बस उसी में करिए, z वाला जो क्वांटिटी है उसे कांस्टेंट रख दिए। कोई अगर डेल y बाय डेल z कर रहा है तो उसका मतलब है कि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और बाकी चीज कांस्टेंट रख दिए। तो डेल y अपॉन डेल x ऑल्सो नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग z कांस्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ डीमिस्टिफाई कर सकें, इसका कोई डायरेक्ट यूज तो नहीं है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें खुद जो है वो क्या कहते हैं कि कोई मैथ्स वगैरह नहीं पढ़नी है, उससे डर ही लग रहा है, मगर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो इक्वेशन वहां लिखी हुई है वो आपका बस आपको पता चल जाए कि है क्या। Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, अब अगर ये हो गया है, अगर ये हो गया है तो अब ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है साई एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। अभी ये हम क्या लिख रहे हैं, एक तो देखिए जैसे ये कोई वाई फंक्शन है तो एक चीज होती है डी वाई बाई डी एक्स, और एक एक होता है कि फिर उसका जो डिफरेंशिएशन आया उसका भी एक बार और Yes, डिफरेंशिएशन, sir. तो डबल डिफरेंशिएशन। मगर ये पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन करें। पार्शियल मतलब बहुत ध्यान से देखिए ताकि हर किसी बच्चे को समझ में आ जाए, कुछ है नहीं, बस सिर्फ इक्वेशन डराने के लिए लिखी हुई है और कोई यूज नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मैं साई को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जो आंसर आ रहा है, फिर एक बार और कर रहा हूं। Yes, sir. अगर जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं y और z को क्या मान रहा हूं, Constant. Constant. जब मैं ये वाला डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एक बार y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है, फिर एक बार और y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मगर इस समय मैं x और z को क्या मान रहा हूँ, Constant. Constant. कांस्टेंट। फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, z के X रिस्पेक्ट और में Y. कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है, उसको एक बार और z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और पूरे डिफरेंशिएशन करते समय मैं x और y को X क्या और मान Y रहा हूँ, Constant. Constant. कांस्टेंट। और प्लस फिर ये क्या है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये इधर तो डिफरेंशिएशन हो रहा था और बाद में फिर ये लिख दिया गया, ये सिंबल्स के मीनिंग है। ये देखिए, ये इक्वेशन नोट डाउन करिए, शॉर्डिंगर इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन नोट डाउन करिए। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए. जी जी जी। साई क्या है, देखिए एक बार पढ़ते भी चलें। व्हाट इज साई?
साई क्या चीज है? साई क्या चीज है? हाँ भाई आफिया पढ़िए। साई वेव फंक्शन है। साई क्या है? represents amplitude of matter wave associated with particle. मैटर वेव, यानी इस बार मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरी वेव का क्या है? Dual nature. डुअल नेचर। यानी इस बार हम खुद हमने हथियार डाल दिए कि भाई जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं इस बात को आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट माय इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये वाला हिस्सा जो है वेव नेचर है। और देखिए जब मैं मास की बात कर रहा हूं तो यानी मैं उसका पार्टिकल नेचर भी मान रहा हूं। कुछ न्यूएंसेस समझ में आ रहे हैं मैम? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, wave function क्या है? अभी बता रहे, अभी बता रहे। सब ऊपर कर दीजिए। जी जी जी। अब ये देखिए साई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स जिनमें हम जो है वो वेव के मोशन को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक। ई क्या है? टोटल एनर्जी। ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है? ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको देखिए, मैं इसको सिर्फ हमें क्वालिटेटिवली फायदा है, कोई क्वांटिटेटिवली नहीं। बट क्योंकि ये इक्वेशन है तो बस एक बार सिर्फ जरा समझा रहे हैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा इसका डीमिस्टिफाई कर सके, डर निकाल सके। बस इतना ही काम, और कुछ नहीं। इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, इसको देख के ऐसा कुछ नहीं। ये वाली इक्वेशन मैंने तो पहली बार देखी थी, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। ठीक। बट आपको कुछ उससे उतना ज्यादा वो नहीं करना है, बस सिर्फ डर निकालना है और मुझे ये शो करना है कि एनसीईआरटी में कहाँ दे रखी है। ये लिख लिया है। अब इन्होंने देखिए वैलिड क्वेश्चन पूछा है, या ये वेव फंक्शन क्या चीज होती है, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए आगे बढ़े। Yes. यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए। ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? ठीक। दृश्य पढ़िए। When Schrodinger wave equation is solved, we get many solutions. Each जब permitted हाँ आगे पढ़िए पढ़िए। Each permitted solution or wave function corresponds to a definite energy state per orbital. जी। अब ये देखिए मैम क्या बात कहना चाह रहे हैं हम। जैसे सपोज करिए कि ये 10th क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, उनमें मान लीजिए कि एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई बेटा इतने साल का था, फिर 10 साल के बाद में फादर इतने साल के हैं, फिर ये हो गया तो बताओ फिर बेटे की एज क्या होगी उतने साल पहले। इस टाइप के सवाल करते हैं ना मैथ्स में, याद करिए। Yes, sir.
Yes, ठीक, sir. अब सपोज करिए कि उसमें मान लीजिए कि वैल्यू कुछ ऐसी निकल कर आए कि एक्स की दो वैल्यू आ रही है कि 200 आ रही है और -50 आ रही है। तो Yes, हम जो sir. है वो, अगर हम एज के टर्म में सवाल कर रहे हैं तो हम ये इस -50 वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, Neglect. Neglect. क्योंकि मालूम है कि यार एज जो है वो निगेटिव नहीं नहीं होती। हो सकती. नहीं होती. अगर अगर फिजिकली परमिसेबल पूछेंगे तो ये भी देखेंगे कि भाई ये भी जो है वो आपके 200 साल एज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल आपके नहीं है। या नहीं है. मान लीजिए किसी की 0 एज आ रही है तो भी बोलेंगे कि यार पैदा होता है तब तो एक दिन का हो जाता है इंसान, 0 एज या ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जब मैं इलेक्ट्रॉन का के वेव की बात कर रहा हूं तो कुछ बातें एक ऑब्वियस है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो जगह नहीं पाया जा सकता। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप Yes, अभी sir. जूम सेशन भी कर रहे हो और अपने स्कूल में भी हो और अपने दोस्त के साथ प्लेग्राउंड में भी हो। तो ये आप एक समय में एक ही बार में, अभी अगर 6:37 हो रहा है तो आप 6:37 में इस टाइम अपने लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पे सामने देख के लेक्चर देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि इस टाइम आप अभी मार्केट में भी हो और उसी टाइम प्लेग्राउंड में भी हो और उसी टाइम कहीं और। एक बार में आप एक समय में एक ही जगह हो सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी हम कोई ऐसे एरी गैरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर दे रहे हैं। हम ये एक ऐसी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिससे जब साई निकल कर आएगा तो उससे मुझको इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब मैं यहां पर आपसे एक बात करना चाहूंगा। ये देखिए, आपने एक इंसेक्ट होता है, पता नहीं कितने लोगों ने नाम सुना हो, इंग्लिश में उसको फायर फ्लाई कहते हैं और हिंदी में उसको जुगनू Yes, कहते हैं। sir. आपने नाम सुना है Yes, जुगनू? Yes, sir. ठीक, जुगनू का नाम सुना है, लाइक इट लुक्स Yes, लाइक sir. दिस। Yes, Yes, अब sir. तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मतलब कि ग्रीनरी वगैरह होती है। अब तो जो है वो लोगों के घर में ग्रीनरी उतनी नहीं है, लोग हाई राइज में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या पेड़ वेड़ इतने नहीं है। बट अगर जहां पर अभी भी मतलब थोड़ी ग्रीनरी है, जो कोई आप विलेज साइड में जाएंगे या जहां पर काफी पेड़ पौधे हैं तो वहां पे रात में ऐसे जुगनू नजर आते हैं। तो शायद कम ही लोगों ने देखा हो, बट देखा है, कितने लोगों ने देखा है जुगनू, बताइए, नाम सुना है इसका? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. सपोज करिए, बहुत बहुत रियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं। सपोज करिए कि किसी ने मुझसे ये कहा है कि भाई इस जुगनू को ढूंढो। मान लीजिए रूम है और इस रूम में हम लाइट बंद कर दे रहे हैं, लाइट बंद कर दे रहे हैं, तो अब जो है वो जुगनू का पता उसकी लाइट से चलेगा। ये Yes, देखिए sir. जुगनू की रोशनी है। तो मुझे अगर फायर फ्लाई उसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में जुगनू बोलते हैं, तो अगर मुझे जुगनू के बारे में पता करना है तो जहां उसकी रोशनी होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ये पीरियोडिकली टिमटिमाता रहेगा, टिम 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 टिम। Yes, sir. तो जहां जुगनू होगा वहां उसकी क्या होगी, रोशनी. रोशनी. रोशनी होगी। तो ऑन सिमिलर लाइंस हम जो वेव को भी लोकेट, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव को भी लोकेट करेंगे, वो उसके वेव फंक्शन से लोकेट करेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन से हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी और एनर्जी वही होगी, जैसे जहां जुगनू होगा वहां उसकी रोशनी होगी, ऐसे ही जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहां इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम वेव फंक्शन से निकाल पाएंगे। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली में हमको यही बता रही है कि किस किस पॉइंट पे एनर्जी मिल रही है, हमको दिख रही है। तो जहां एनर्जी दिखेगी आफिया, जहां रोशनी दिखेगी वहां किसके होने के चांसेस हैं, Sir, जुगनू. जुगनू के। तो जहां रोशनी दिखेगी वहां फायर फ्लाई जुगनू होने के चांसेस हैं। ऐसे ही जिस पॉइंट पे एनर्जी दिखेगी वहां किसके होने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के।
यानी मैं जुगनू का पता इस कमरे में उसकी रोशनी से चला रहा था, और इलेक्ट्रॉन का पता किसी लोकेशन पे कैसे पता लगाऊंगा उसकी एनर्जी सर। और एनर्जी मुझे कैसे कौन देगा एनर्जी? Wave function. वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से मैं उसकी एनर्जी निकाल पाऊंगा। वेव फंक्शन से मैं उसकी एनर्जी निकाल पाऊंगा। तो अब वही वाली चीज है कि जब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे बहुत जगह मिल जाता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक बार में दो जगह हो सकता है, मगर हम उन सबको निग्लेक्ट कर देंगे। हमारे लिए वही परमिटेड वैल्यूज होंगी कि जो कि रियलिस्टिक हो और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना होगी उस जगह को हम किस चीज का नाम देंगे बताइए? Orbital. ऑर्बिटल। तो ये चीज आप लिख लीजिए। थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन बताया मैंने वेव फंक्शन का, टॉपिक को डीमिस्टिफाई करने के लिए। तो जरा ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, ये वाले पॉइंट लिख लीजिए। Done, sir. अब साई को रियलिस्टिक बनाने के लिए धीरे धीरे एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। साई रियल होना चाहिए, वेव फंक्शन रियल होना चाहिए। जैसे भाई जुगनू का एग्जांपल ले लें। अब मान लिए कि मैं अगर जुगनू की रोशनी सॉल्व कर रहा हूं तो मैं बैठा हुआ हूं कमरे में। अब अगर कोई मुझसे कहे, मैं बैठा हुआ हूं कमरे में, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही दे रहा हूं, और कोई मुझसे कहे कि हाँ हमने पता लगा लिया कि जुगनू की रोशनी कहाँ नजर आ रही है, हम बैठे हुए यहाँ कमरे में, किसी ने हमसे कहा है कि जुगनू को कमरे इस रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढ आप फायरफ्लाई को जुगनू को ढूंढिए, तो फिर ये नहीं है कि कोई मुझसे बोल दे कि जो हाँ हमने पता लगा लिया कि जुगनू कहाँ है, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। अरे भैया कमरे में ढूंढने को कहा है तो कमरे में ही आपको ढूंढना है। तो ऑन सिमिलर लाइंस इलेक्ट्रॉन जहां आपसे ढूंढने को कहा गया है वो आपको बात करनी है, एक लिमिटेड जगह में ही रह रहा होगा। हाँ भाई अनुष्का शर्मा पढ़िए। Acceptable solutions to the wave equation, that is, solutions which are physically possible, must have certain properties. Psi must be continuous, psi must be finite, psi must be single valued. The probability of finding an electron at a point xyz overall space psi square dx dy dz equals 1. हाँ अब देखिए ये मतलब अगेन मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करना चाहूंगा। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें पोजीशन पता चल रही है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से गायब हो जाए, वो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं होता रहेगा, जहां जहां भी रहेगा उसकी एनर्जी रहेगी। हम ये नहीं मान सकते कि अभी था इलेक्ट्रॉन और बीच में गायब हो गया। मतलब आप अगर मैं सपोज करिए कि आपके बारे में बात करें, हम इनकी लाइफ ट्रेस करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ये पैदा हुई अनुष्का
और 15 इयर्स तक के थी ये, उसके बाद में गायब हो गई, फिर 25 इयर्स पे फिर से ये आ गई अर्थ पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 15 से 25 में बीच में गायब हो गई थी, ये दूसरी दुनिया में चली गई थी, अब फिर वापस आ रही है, तो ये एक फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट होना चाहिए ऑब्वियसली, कोई एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक बार में एक ही जगह प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ हम कोई अब इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे कि दो रूट्स आ गए, उसके कॉमन रूट्स आ गए, दो सॉल्यूशन है, नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत जिम्मेदारी वाली बात हो गई है, उसकी हमें एनर्जी देखनी है, तो एक बार में एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट तो प्रोबेबिलिटी वाले ही लिखा हुआ है, तो अब जो है वो ये चीज हम लिख लेंगे कि जो है प्रॉपर्टीज ऑफ साई करके आप पहले 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ साई बोल के, ये प्रॉपर्टीज ऑफ साई करके आप 3 पॉइंट लिख लेंगे, साई के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो वेव फंक्शन के हैं साई के लिए, साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, साई फाइनाइट होना चाहिए, साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक, 3 पॉइंट लिख लिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये वाला पॉइंट तो सिर्फ पढ़ना है, लिखना तो नीचे ही है। चलिए भाई, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है। ठीक, अन्वेषा आप पढ़िए, अन्वेषा। Several wave functions called psi1, psi2, psi3 will satisfy these conditions to the wave equation, and each of these has a corresponding energy levels E1, E2, E3, which an electron can occupy, which are quantized. Each of these wave functions, psi1, psi2, is called an orbital by analogy with the orbits in the Bohr theory. ठीक, अब देखिए जो भी हमें psi1, psi2, psi3 की ये वैल्यूज मिल रही हैं कि इस पोजीशन पे psi1, psi2, psi3 की कुछ वैल्यू है, यानी इस पोजीशन पे हमको रोशनी नजर आ रही है जुगनू की, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हाँ अच्छा देखो यहाँ पर टिमटिमा रहा है, यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो जुगनू यहीं पर होना चाहिए। पिन पॉइंट करके तो नहीं, क्योंकि जुगनू तो मूव करता रहता है, बट जहां उसकी रोशनी नजर आई हमने कहा कि वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, यहीं पर इलेक्ट्रॉन आपके मतलब जुगनू नजर आएगा, जहां पर हमको साई की कुछ एनर्जी आएंगे वहीं हम देखेंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो अब 100% तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन होगा,
बट ऑर्बिटल की डेफिनेशन यही है कि जहां पर उसकी एनर्जी नजर आए और जहां इलेक्ट्रॉन रहे। 100% तो नहीं, क्योंकि वो तो वायलेशन होगा, मगर जैसे जहां जुगनू वहां रोशनी, वैसे ही जहां इलेक्ट्रॉन वहां एनर्जी, और जिस रीजन में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन की, जहां पे वो रह रहा होता है अपना, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अन्वेषा पढ़िए, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? Orbital, a region or a space around nucleus where the probability of finding electron is maximum 95%. हाँ, मतलब काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो। तो अब तो हमको यही लिखना है कि भाई जहां जब जो है वो क्या कहते हैं कि जब ये psi1 psi2 सब निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यूज आएंगी जहां पर एनर्जी है, उन वैल्यूज को ही हम कहेंगे कि अच्छा ये ऑर्बिटल है, यहाँ पाया जा सकता है, ये एक और ऑर्बिटल है, यहाँ पाया जा सकता है, ये एक और ऑर्बिटल है, यहाँ पाया जा सकता है। तो ऑर्बिटल की ये वन लाइनर वाली डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इसे कहते हैं ऑर्बिटल, इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ये तो अब मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ से जो अभी तक के जो है वो बस हम ऐसी जनरल बात बता रहे थे। अब यहाँ के बाद से वो चीजें आएंगी जो कि हमारे लिए जरूरी होंगी, यहाँ के बाद से। Done, sir. चलिए चलिए, अब देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस आ रहा। ऑर्बिट वो है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ऑर्बिटल उसके करस्पॉन्डिंग वाले दूसरे पॉइंट्स हैं। तो ऑर्बिट वो है जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल उसके करस्पॉन्डिंग के दूसरे पॉइंट्स हैं। तो मेन ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में हम जरा डिफरेंस देखें कि यार क्या डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। ऑर्बिट वही है जो बोहर मॉडल में हम पढ़कर आ रहे हैं, ऑर्बिटल वो है जो कि हमको जरा देखना और समझना है। कार्तिक वाशने, कार्तिक आवाज आ रही है? यस सर। कार्तिक 15 से स्कूल खुल रहे हैं। हाँ सर खुलना। 15 अगस्त को फादर ने बुलाया है ना? हाँ जाएंगे आप या नहीं? सर देख लूंगा। अरे यार बताओ, 15 अगस्त में भी आप ये कह रहे हैं देख लूंगा? बताइए, इतने दिन से घर में बंद है, सारे दोस्तों से भी नहीं मिले, ठीक, और आप कह रहे हैं देख लूंगा। ये तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर कोचिंग भी खुल रही है ना 16 अगस्त से? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल। चलिए, टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग इवनिंग में ही रहेगी। जिस टाइम पे आपकी क्लास होती है सर, यही टाइम रहेगी, यही टाइम रहेगा, यही टाइम रहेगा। चलिए, ऑर्बिट का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑर्बिट का टाइमिंग जो बच्चों से पूछ लेंगे कंसेंसस, वैसे तो शाम में ही रहती है टाइमिंग। नहीं सर, ये ठीक है टाइम। चलिए कार्तिक, ऑर्बिट का पहला पॉइंट पढ़िए। Well defined circular path followed by revolving electron around the nucleus. Well defined circular path followed by revolving electron around the nucleus. वो तो सर वो जो सर्कुलर पाथ रहता है, प्लानर रहता है, वो ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिटल का पहला पॉइंट पढ़िए। Region of space around the nucleus of atom where probability of finding electron is maximum. यहाँ तो हम एनर्जी ट्रेसिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल में, तो कि जहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, अच्छा यहाँ पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट पढ़िए। It represents planar motion of electron. ऑर्बिटल का पॉइंट पढ़िए। It represents three-dimensional motion of electron. ठीक,
फिर ऑर्बिट का थर्ड पॉइंट पढ़िए। Orbits are circular in shape. ठीक। Orbitals can have different shape. ऑर्बिटल्स के वो जैसे एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, वो शेप अलग अलग शेप्स हो सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये इस शेप में है, इलेक्ट्रॉन रह रहा है और हमें एनर्जी ट्रेसिंग हो पा रही है। अच्छा कहीं और किसी दूसरे शेप में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है और एनर्जी ट्रेसिंग रह पा रही है। अच्छा कहीं और जाके वो ऐसे शेप में रह रहा है और एनर्जी ट्रेसिंग हो पा रही है। तो वो शेप वेरी करते रहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट पढ़िए सर। Maximum number of electron in an orbit is given by 2n square, where n is orbit number. n इज ऑर्बिट नंबर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8. 8। थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सर 18. n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 टू द 18। फोर्थ ऑर्बिट में n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 32. 16. और 16 टू द 32। 32. ठीक, मगर ऑर्बिटल के लिए पढ़ लीजिए सर। An orbital can accommodate a maximum of 2 electrons that two with opposite sign spin. अपोजिट स्पिन, अभी ऑब्वियसली इसके बारे में हमको पढ़ना और समझना रहेगा। ठीक, फिर ये वाला पॉइंट पढ़िए। Orbits have non-directional character. हाँ Orbitals have directional character and account for shape of molecules. ठीक, Concept of orbit against HUP. क्योंकि ये तो सर एग्जैक्ट पोजीशन बता देते थे बोर में, एग्जैक्ट वेलोसिटी बता देते थे, बट यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता रहे, वो एक रीजन बता रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी दिख रही है तो देखो इस रीजन में जुगनू होगा और ये वही मिल भी जाता है। मगर कोई ये नहीं बता रहे कि देखो जुगनू वहां पर है, इतने इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर, इतनी ऊंचाई पे जुगनू देखो खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में उसे वायलेट नहीं करता। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में अंतर और डिफरेंस है, ये पॉइंट्स है। खटाखट ये पॉइंट्स 5-6 पॉइंट जो है ऐसी टेबुलर फॉर्म में आप भी लिख लेंगे। ये वाले पॉइंट्स आप भी लिख लेंगे, ये वाले पॉइंट्स आप भी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये वाले पॉइंट्स आप भी लिख लेंगे। सर ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स आती हैं? नहीं नहीं सर, ऑर्बिट जो है वो 2D मोशन में चीजें एनालाइज कर रहा है, ऑर्बिटल जो है वो आपके 3D मोशन में एनालाइज कर रहा है। और आप सिंपलिसिटी के लिए बोल सकते हैं कि ऑर्बिट के अंदर ही का एक पर्टिकुलर जगह होगी जिसको हम क्या क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए कमरा है, ये हमारा रूम था। ठीक, अब ये तो रिलेटिवली साइज काफी बड़ा था, मान लीजिए बहुत बड़ा कमरा है। अब मैंने पिन पॉइंट कर लिया कि यार वो उधर, वो देखो वहां पर बीप ज्यादा हो रही है, वहां पर रोशनी ज्यादा हो रही है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को मैंने फिर क्या बोल दिया? ऑर्बिटल। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो मान लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, बट वहां पे देखा कि कुछ पर्टिकुलर रीजन हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप सा बना रहे हैं, वहीं पर एनर्जी ज्यादा दिख रही है, उसको मैंने क्या बोल दिया? ऑर्बिटल। सर जी बताइए बताइए। सर जैसे ऑर्बिटल जो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है सर, वहां पे वेव फंक्शन ज्यादा दिख रहा है हमको। वहां वेव फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है वहां पे।
ये पॉइंट जैसे ही लिख लेंगे बताएंगे। पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज बताइए। यस सर कर रहे हैं। चलिए ऑर्बिटल रियल वाली चीज है। अभी तक ऑर्बिट तो देखिए मतलब समझने के लिए था, बट एक्चुअली में ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। एक शेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और उसी को हमको देखना है। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। डन सर। Done, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जी बताइए। सर ऑर्बिटल्स का ये जो 4th पॉइंट था ये समझ नहीं आया। हाँ, सर जो है वो क्या, अभी इस पे हम आगे काम करेंगे, बिल्कुल वैलिड है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन। सर आप बताएंगे कि स्पिन किसको बोलते हैं और क्या चीज है। बिल्कुल सर, इस पे डिस्कशन करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे सर, बिल्कुल। अब देखिए यहां से जिस चीज पे हम जा रहे हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या चीज होती है, व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं? जो हमारा ये वेव फंक्शन है, बहुत ध्यान से देखिए, इसको हमें रियलिस्टिक बनाने के लिए, रियलिस्टिक इन अ सेंस कि भाई ये एक्चुअली में इससे जो वैल्यूज आए वो रिप्रेजेंट कर सकें, हम कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं। उन कंडीशंस को ही हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये 3 N, L और M ये अरे नंबर्स हैं, दे आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ये क्या चीज है, पहले जरा इनको एक बार आसान लेवल पर काम करेंगे और फिर एक बार जिसपे हर कोई काम कर लेगा। जो लोग कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे ना, इवन 9th-10th में भी बता देते हैं इसके बारे में। नहीं भी बताते हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, बता देते हैं तो भी वो सुपरफिशियली ही इंफॉर्मेशन रहती है। एक बार तो ऊपरी लेवल पर हम इसको समझेंगे, फिर एक बार डीप लेवल पर जाके समझेंगे। तो पहले ऊपरी लेवल पर समझेंगे, उसके बाद में डीप लेवल पर जाके समझेंगे। तो अब ये देखिए
कि 3 क्वांटम नंबर्स हैं, इससे एक्चुअली में वेव फंक्शन की जो नॉलेज है, वेव फंक्शन वो उसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि हर वेव फंक्शन के पास में क्वांटम नंबर्स रहते हैं n, l और m, जिससे फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है। तो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, आइए उन तीनों के बारे में जरा हम जानकारी या जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम n के बारे में जानते हैं। पहले एक जनरल सी चीज है, चलिए पढ़ लीजिए। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, जरा एक आध लाइन इसके बारे में पढ़ लें। हाँ भाई तारिक मिर्जा, अभी आए आप मीटिंग में या बीच में से बाहर हो गए थे? और बीच में बाहर हो गए। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए तारिक मिर्जा। According to quantum mechanics, 3 quantum numbers are needed to describe each electron in an atom because there are 3 dimensions in space where the probability of finding an electron needs to be defined. An atomic orbital describes the region in space where the probability of finding an electron is high. The quantum numbers specify the space and direction of the orbital in which the probability of finding the electron is the highest. The 3 quantum numbers are noted by n, l and m. The fourth quantum number m refers to the magnetic property of the electron called the spin. अभी तो पहले हम 3 ही क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो जैसे जो वेव फंक्शन रहता है उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा रहता है, यानी इधर लिखा रहता है n, ये रहता है l, ये लिखा रहता है m। यानी बताओ भाई तुम्हारा n वाला क्वांटम नंबर क्या है, तुम्हारा l वाला क्वांटम नंबर क्या है, तुम्हारा m वाला क्वांटम नंबर क्या है। आइए सबसे पहले हम n वाले क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं। n ये तो बहुत सिंपल ही है, ये शेल की इंफॉर्मेशन दे देता है कि शेल के अंदर शेल लोकेट किया, सब शेल लोकेट किया, ऑर्बिटल लोकेट किया। तो n को हम क्या बोलते हैं? n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले तो क्वांटम नंबर पहला वाला कौन सा है? n। क्वांटम नंबर हेडिंग डाल सकते हैं छोटी सी, वहां लिखिए n। n का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई लिख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? लिखा आपने? Yes, sir. यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज रहती हैं उसके बाद लिखेंगे भी, वो नॉर्मल नंबर है। आप ये समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत हम देख भी चुके हैं, जो हमने शेल्स पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रॉन रह रहा होता है फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या लेते थे? 1। सेकेंड शेल n की वैल्यू क्या लेते थे? 2। थर्ड शेल n की वैल्यू क्या लेते थे? 3। फोर्थ शेल n की वैल्यू क्या लेते थे? 4। तो ये एक्चुअली में जो पुराने जो अभी तक हमने शेल पढ़े हुए थे ये वही है। बस अंतर ये है कि इस बार ये तो मतलब अगर कोई जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि और भाई आपका घर कहाँ पर है, तो आप जवाब दे दें अलीगढ़, तो आप गलत नहीं कह रहे हैं, मगर ये आपने आंसर अच्छा नहीं दिया है। वो इसलिए अच्छा नहीं दिया है कि सपोज करिए कि भाई मुझे मान लीजिए इनके घर भौमिक के घर जाना था, अब इन्होंने बोल दिया कि मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो यार इतना बड़ा शहर है, मैं इनके घर पहुंचने में मतलब मैं
घर तो बाद में जाऊंगा, इनके पुलिस स्टेशन पहले चला जाऊंगा कि ऐसे ऐसे इनको जरा ढूंढिए कहाँ पर रहते हैं, क्या रहते हैं। तो ये कोई इंफॉर्मेटिव ज्यादा आंसर नहीं था, ऑल्दो ये झूठ नहीं बोल रहे थे, मगर ये कोई आंसर सही नहीं था। तो शेल जो है वो कोई प्रिसाइज आंसर नहीं है। शेल के अंदर भी इनको ये बताना चाहिए था, अपने एरिया का नाम बताएं, अपना हाउस नंबर बताएं, तब कहीं हम इनके घर तक पहुंच पाएंगे। तो जस्ट अलीगढ़ कहने से काम बनने वाला नहीं है। बट एनीवेज, अच्छा वो भाई ये रह यहाँ रहे, ये नहीं, इससे भी बुरा आंसर क्या हो सकता था, ये बोल देंगे और भाई कहाँ रहते हो, इंडिया। उससे भी बुरा आंसर क्या हो सकता था, बोल दे एशिया में रहता हूं। उससे भी बुरा आंसर क्या होता था कि दुनिया में रहता हूं, ठीक, अर्थ पे रहता हूं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मगर तब भी चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, चलिए भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है जरा इसको देखते हैं। नेहा बताइए, पढ़िए। The principal quantum number, which gives the symbol n, has positive integer values such as 1, 2, 3, etc. It determines the size and energy of the orbitals that have the same value of the principal quantum number forms a shell. Orbitals within a shell are divided into subshells, which are labeled with the same value of the angular quantum number. As the value of n increases, the number of allowed orbitals increases and is given by n square. The orbits are sometimes denoted by letters k, l, m, n, counting downwards from the nucleus. With a higher value of n, the size of the orbital increases and the electron will be farther from the nucleus from the positively charged nucleus. देखिए मतलब कि ये तो काफी डिटेल वाली चीज हो गई। हम तो उसकी बात करें उन शॉर्ट पॉइंट्स की कि जिनको हम लिख सकें, ठीक। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने लिख लिया है, n की वैल्यू लिख लेंगे कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और मैं इधर लिखवा दे रहा हूं खुद से। और n की वैल्यू हो सकती है इंटीग्रल वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। इसीलिए इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक और नाम भी रहता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हम इससे हमें शेल्स पता चल रहे हैं, तो हम इसको और क्या बोलते हैं, शेल नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज शेल नंबर। इसका एक और नाम भी रहता है शेल नंबर, शेल नंबर। हाँ भाई, इससे आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, ठीक, फोर्थ शेल में। अब पॉइंट क्या है, ठीक, दिस क्वांटम नंबर शॉर्ट में क्यूएन लिख रहा हूं, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस the main energy level या shell level in which electron is present। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है, शेल वो बता रहे हैं। बट शेल के अंदर भी और भी चीजें होती हैं जिसको हमको थोड़ा सा ढंग से देखना है। बट कम से कम एक चीज तो ये पता चली कि भाई कहाँ पर रह रहे हैं, एक ब्रॉड लोकेशन तो पता चली। Done, sir. चलिए, जैसे जैसे n बढ़ेगा
ठीक, पहला पॉइंट है। दूसरा, एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन बढ़ता चला जाएगा, एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, distance of electron from nucleus increases, दूर होता चला जाएगा। भाई किसी का n इज इक्वल टू 1 है, कोई n इज इक्वल टू 2 में है तो वो और दूर रह रहा है, कोई n इज इक्वल टू 3 में है तो वो और दूर रह रहा है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। ठीक, ये लिख लिया। ये n के n देख ला आपने कौन सी वैल्यूज अटेन कर रहा है, n कौन सी वैल्यूज अटेन कर रहा है, 1 Yes. 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में n के बाद में एक दूसरा क्वांटम नंबर आता है जिसका नाम है होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक और आता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या फिर एक और नाम आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये हर शेल के अंदर सबशेल होते हैं, तो सबशेल की जानकारी हमको दूसरे क्वांटम नंबर से मिलती है एल से। तो एल के 3 नाम है, एक तो नाम है इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा नाम है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक, तीसरा नाम है इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एल से हमको क्या मिलता है, सब शेल। शेल की जैसे हमारा भाई अलीगढ़ सिटी है, तब अलीगढ़ सिटी में बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। किसी से पूछो कोई कहाँ रहता है, बोलेगा विद्यानगर। किसी से पूछो कहाँ रहता है, वो बोलेगा एकता नगर। किसी से पूछो कहाँ रहता है, वो बोलेगा मैं ये कुलदीप विहार। किसी से पूछो कहाँ रहता है, वो बोलेगा आपके एडीए अवंतिका, एक्स वाई जी, बहुत सारे आपके एरियाज हैं। तो ऐसे ही एक शेल के अंदर कई सारे सब शेल्स भी हो सकते हैं, एक शेल के अंदर कई सारे सब शेल्स भी हो सकते हैं। अब कोई बहुत ही छोटा सा मान लीजिए सिटी हो, वो एक दूसरी बात है कि वहां बस एक छोटा सा कोई एरिया है, एक मोहल्ला है, बस वही वो जो है वो शहर था, उसके अलावा वो शहर खत्म हो गया। तो कोई मान ली बहुत स्मॉल टाउन हो, बोले बस जो कुछ है हाँ यही है, देखिए यहाँ पर आपके 50 घर बने हुए, ये मोहल्ला है, इसी का नाम बस ये टाउन है, इसी को ये बोलते हैं, दैट्स इट। तो वैसा भी हो सकता है, बट एक शेल के अंदर सब शेल रहा करते हैं। तो ये एल उसी के बारे में जानकारी है। एल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। L varies from 0 to n-1। L वेरी करता है 0 से n-1 के बीच। L varies from 0 to n-1। L का वेरिएशन रहता है 0 से n-1। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है L varies from 0 to n-1? इसका क्या मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर L की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की फिर क्या वैल्यू होगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की फिर क्या वैल्यू होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी, सॉरी
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। जी जी जी, एक मिनट मैम, एक। ये लिखिए मैम आराम से। डन सर। चलिए चलिए चलिए। L varies from 0 to n minus 1। अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट शेल में है तो L 0 और 1 0 L की वैल्यू 0 होगी। अगर n 2 है तो फिर L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। n 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। L 4 है तो L की वैल्यू 0 1 2 3 ये सब हो सकती है। तो ऐसे वैरी करेंगे, बस n 5 तक लिख ले रहे। ये एक कम रहेगी, ये L की ये वैल्यू हो सकती है। डन सर। चलिए चलिए। हाँ, ये लिख लिया, ये लिखा, नोट डाउन किया। यस सर। Yes, sir. चलिए। अब देखिए इसके जो अलग अलग नाम थे वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई इसके कई सारे नाम हमने भी लिखे कि अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक। एल वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ठीक, एल क्या है सिंपल लैंग्वेज में लिखें, द वैल्यू ऑफ एल gives the subshell in a given principal shell. To which the electron belongs. To which the electron belongs.
ठीक, ये लिख लिया आपने, ये लिखा? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. ठीक, अब ये देखिए कि L की जो वैल्यू है उसके लिए नोटेशन रख दिया गया। अगर L की वैल्यू 0 है तो फिर उसका नोटेशन क्या है? S। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसका फिर नोटेशन क्या है? P। अगर L की वैल्यू 2 है तो उसका फिर नोटेशन क्या है? D। अगर L की वैल्यू 3 है तो फिर उसका नोटेशन क्या है? F। नाम भी है, S बोलते हैं। S का मतलब क्या है? शार्प। P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। D का मतलब क्या है? डिफ्यूज। F का मतलब क्या है? फोकस। तो वो तो खैर अब उससे कोई सच वो नहीं है, बट SPDF आपको पता होना चाहिए। फिर F तक के बाद आगे उन्होंने कहा कि F से आगे टेबल फिर GHIKJK चल रही है, वो लिखना है। मगर ये शुरुआत में SPDF नोटेशन का मतलब ये था। Done, sir. Done, sir. चलिए, ठीक। अब देखिए, अगर यहीं पे इसका क्या फायदा हो रहा है, नोटेशन अगर लिख लिया है तो इसका क्या फायदा हो रहा है? इसका क्या फायदा हो रहा है कि अगर हमारा पास में कोई सबशेल ऐसा है, नोटेशन लिखने का फायदा क्या हो रहा है? अगर हमारे पास में कोई सबशेल ऐसा है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर कोई हमारे पास में सबशेल ऐसा है कि n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो फिर हम उस सबशेल को क्या बोल देंगे? ऐसे करके 1s। सबशेल को क्या बोल देंगे? 1s। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए ऐसे करके लिखता 10, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि यार ये 10 क्या लिखा हुआ है, ये तो लगता है 10 लिखा हुआ है। बट अगर मैं 1s करके लिख रहा हूं तो वो एक्चुअली में यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। वो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल किसी भी बच्चे को। 1s का मतलब है कि 1 क्या है? n, और s क्या है? s जो लिखा हुआ है वो l L is equal to का 0. नोटेशन है। l इज इक्वल टू 0 का नोटेशन है। फिर ये देख लिए कि n इज इक्वल टू 2 में दो सबशेल हो सकते हैं, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? 2s 2s, और 2p. ये क्या हो गया? 2p। ठीक, फिर ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 में 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो इस ये नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 3s। ये 3s, क्या हो गया? 3D. 3p। और ये क्या हो गया? 3d. 3d। 3s, 3p, 3d। n इज इक्वल टू 4 में क्या क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4 में क्या क्या हो जाएगा? बताइए। 4s, दीपाली 4S, बताइए, 4P, दीपाली बताइए। 4s, 4p, 4D, F,
4. Sorry sir, 4f. 4f। ठीक, फिर ये बताइए, देखिए नेक्स्ट बताइए आप 5 में बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. 5G आपने यूज कर लिया, 5G यूज किया या नहीं? No sir. भाई अभी तो 4G लोग यूज कर रहे हैं, अभी तो 5G आया भी Yes नहीं। sir. ठीक, लोग कह रहे थे कि कोरोना 5G की वजह से हो गया, पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ा रहे थे। बट एनीवे ये हमारे सब शेल्स हैं। ठीक, अच्छा एक चीज आप और भी बहुत इंटरेस्टिंग नोट कीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला जो शेल था ये 1 2 3 4 5 ये सब तो शेल है। पहले शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? बताइए दीपाली। एक ही सब शेल। दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 2. 2। 4. तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल हैं बताइए? 3. 3। चौथे शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 4. पांचवें शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 5. तो यानी जो आपका शेल नंबर है आपके अंदर उतने ही सब शेल पाए जाएंगे। जो जितना बड़ा शहर होगा उसके अंदर उतने ही मोहल्ले, उतने ही सेक्टर्स, उतने ही एरिया, उतने ही विहार, उतने ही नगर होंगे। तो ये वाली चीज नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है 1s। सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल है 2s 2p। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल है 3s 3p 3d। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल है 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ शेल के अंदर 5 सब शेल है 5s 5p 5d 5f 5g। लिखिए इसको, नोट डाउन करिए। डन सर। ठीक, लिख लिया। अब यहाँ के बाद से हम अपना डिस्कशन अगली क्लास के अंदर, तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, तो हम अपना डिस्कशन यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।